नमस्कार, आज है तारीख 13 मार्च, दिन गुरुवार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूं दिलनवाज पाशा। Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक किया कुर्स्क का दौरा। कहा जल्द यूक्रेन के कब्जे से आजाद होगा इलाका। यूक्रेन के साथ युद्ध विराम पर चर्चा के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के मॉस्को पहुंचने से ठीक पहले किए गए इस दौरे से क्या संदेश देना चाहते हैं राष्ट्रपति पुतिन, होगा विश्लेषण। उनकी कोशिश यह है कि यह भी मैसेज दिया जाए पश्चिमी देशों को कि हम कर्स्क रीजन पे कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। वो रूस का क्षेत्र है और उस पे नेगोशिएशन नहीं होगा। पाकिस्तान में ट्रेन अगवा करने वाले चरमपंथियों के खिलाफ सेना का अभियान खत्म। ताजा अपडेट्स के साथ ये भी जानेंगे कि सेना ने क्यों कहा बदल गए हैं खेल के नियम। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये सब के लिए एक बहुत ही एक खतरे की अलामत है, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी और जो गवर्नमेंट के लिए भी। साप्ताहिक पेशकश फिर जिंदगी भी होगा, लेकिन उससे पहले देश दुनिया का हाल सुनते हैं दिलनवाज पाशा से। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे मनीला से नीदरलैंड्स पहुंचने के बाद हेग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की हिरासत में हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने उनके खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ था। अपने शासनकाल के दौरान डुटर्टे ने ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाइयां की थीं, जिनमें कई लोगों की जानें गई थीं। इसे लेकर उन पर आईसीसी में मुकदमा चल रहा है। इस मुकदमे के बारे में आईसीसी के अभियोजक करीम खान ने बताया, The office has been investigating the situation of the Philippines for some time in relation to the so-called war on drugs. तथाकथित ड्रग्स के खिलाफ युद्ध से जुड़े अपराधों के मामले में हमारा कार्यालय फिलीपींस के हालात की लंबे समय से जांच कर रहा है। पिछले महीने डिप्टी अभियोजक मांडियाय नियांग की निगरानी में जजों के समक्ष वारंट याचिका पेश की गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था और अब इस पर कार्रवाई की गई है। वारंट जारी करते हुए जजों के पास ये विश्वास करने के पर्याप्त कारण थे कि डुटर्टे ने साल 2011 से 2019 के बीच डावाओ शहर का मेयर और फिर बाद में फिलीपींस का राष्ट्रपति रहते हुए तथाकथित डावाओ डेथ स्क्वाड के संस्थापक और प्रमुख के रूप में कत्ल के अपराध किए। पोलैंड के राष्ट्रपति ने अमेरिका से पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करने की अपील की है, ताकि इनका इस्तेमाल रूस को रोकने के लिए किया जा सके। राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने ब्रितानी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स से कहा है कि उन्होंने यूक्रेन के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत कीथ कैलॉग के साथ इस विचार पर चर्चा की है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी इस पेशकश पर अमेरिका ने क्या प्रतिक्रिया दी। रूस की सीमा के करीब परमाणु हथियारों की तैनाती के किसी भी प्रयासों से रूस आक्रामक उकसावे के रूप में देखेगा। हालांकि राष्ट्रपति डूडा ने कहा है कि 2 साल पहले जब रूस ने अपने पड़ोसी बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात किए थे, तो तब ऐसा करने के लिए उन्होंने किसी से अनुमति नहीं ली थी। जर्मनी की संसद अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले एक विशेष सत्र आयोजित कर रही है। इसमें यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए $500 अरब के फंड और रक्षा मामलों पर खर्च में भारी बढ़ोतरी की अनुमति देने के लिए संवैधानिक संशोधन पर चर्चा की जाएगी। जर्मनी में कंजर्वेटिव और सोशल डेमोक्रेट्स अगली सरकार बना सकते हैं। ये दल जर्मनी में सख्त राष्ट्रीय कर्ज नियमों में सुधार की वकालत कर रहे हैं, लेकिन इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी, जो ग्रीन पार्टी के समर्थन के बिना नहीं हो सकेंगे। ग्रीन पार्टी मौजूदा रूप में इन सुधारों का विरोध कर रही है। ताइवान के नेता ने सैन्य अदालतों को फिर से लागू करने की योजना की घोषणा की है। चीन के लिए जासूसी करने वाले सैनिकों की बढ़ती तादाद से निपटने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। राष्ट्रपति विलियम लाई ने ये कदम ऐसे समय उठाया है जब चीन ताइवान पर रणनीतिक दबाव बना रहा है। एक प्रेस वार्ता में बोलते हुए राष्ट्रपति लाई ने कहा कि अब ताइवान की राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखने का समय आ गया है। हमारे देश के घुसपैठ विरोधी कानून के तहत चीन पहले से ही भारी दुश्मन शक्ति के रूप में परिभाषित है। हमारे पास बचाव के और कदम उठाने के अलावा कोई और उपाय नहीं है और इसलिए ही आज मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। ये थे ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई के शब्द।
आज पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं रूस से आ रही बड़ी खबर से। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीती रात कुर्स्क इलाके का दौरा किया है। कुर्स्क रूस का वो इलाका है जिस पर दिलनवाज, अगर आपको याद हो तो यूक्रेन ने अचानक हमला किया था और इस पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन के कब्जे में जाने के बाद पुतिन का इस इलाके का ये पहला और सरप्राइज दौरा है। जी बिल्कुल। पिछले साल जब अगस्त में यूक्रेन ने इस इलाके पर हमला किया था तो इसे यूक्रेन की तरफ से बड़ा जवाबी हमला माना गया था और रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने बीती रात पुष्टि की है कि पुतिन ने कुर्स्क का दौरा किया है और इस दौरान उन्हें सेना ने बताया है कि यूक्रेनी सेना को इस इलाके से बाहर निकालने का अभियान अपने आखिरी चरण में है। हालांकि ये रूस की सेना की तरफ से किया गया दावा है। पुतिन की जो तस्वीरें आई हैं उनमें हमने देखा कि वो सैनिकों के पहनने वाली कपड़े, यानी जिसे कॉम्बैट गियर कहता है, वो पहने हुए दिख रहे हैं। पुतिन ने कहा, Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи। राष्ट्रपति पुतिन कह रहे हैं, मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूं कि हमारी सैन्य टुकड़ियों का जो काम है उसे वो पूरा कर लेंगी और कुर्स्क का इलाका जल्द ही दुश्मन के कब्जे से आजाद करा लिया जाएगा। और दिलनवाज, ये जो कुर्स्क का इलाका है ये देखा जाए तो मॉस्को के दक्षिण की तरफ है और यूक्रेनी सीमा से काफ़ी नज़दीक है। मानचित्र में अगर देखा जाए तो यूक्रेन की सीमा पर एक शहर है सुमी, उसके नज़दीक रूस का जो शहर है वो है सुत्जा और वहाँ के पास है कुर्स्क। सुमी से कुर्स्क की दूरी है करीब 130-140 किलोमीटर। अब बीते साल यूक्रेन ने बड़ा हमला किया था और बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए के बाद यहाँ कई इलाकों पर कब्जा कर लिया गया था। उस समय इसे रूस पर यूक्रेन की बड़ी कार्रवाई माना गया था, लेकिन अब दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप हैं और इधर पुतिन ने फिर से एक बार सख्त रुख अपनाते हुए कुर्स्क का दौरा किया है। जी। और रूसी सेना ने कहा है कि उसने सुत्जा शहर पर फिर से कब्जा कर लिया है। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, दिमित्री पेस्कोव कह रहे हैं, राष्ट्रपति ने कहा है कि ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। जब तक हमारे सैन्य और नागरिकों के जीवन को यथासंभव सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुर्स्क के इलाके को जल्द ही आजाद करा लिया जाएगा। यानी रूस ये दावा कर रहा है कि वो कुर्स्क पर अपना नियंत्रण मजबूत कर रहा है। जी मानसी। और दिलनवाज, ये जो सुत्जा शहर को आज़ाद कराने की बात है तो इसकी तस्दीक अमेरिका के जाने माने थिंक टैंक द इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने भी की है। हालांकि कुछ सूत्रों का ये भी कहना है कि वहाँ अभी जो है कब्जे की लड़ाई चल ही रही है। जी मानसी, ऐसे जो विवादित इलाके होते हैं जहाँ लड़ाइयाँ चलती हैं वहाँ से किसी भी तरीके की जानकारी को कन्फर्म करना थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं होता है और दोनों तरफ के अपने अपने दावे होते हैं। तो पुतिन के कुर्स्क दौरे की बात करें तो ये दौरा ऐसे वक्त हुआ है जब रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर हलचल तेज हो गई है। सऊदी अरब के जेद्दाह शहर में अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की बातचीत हुई है, जिसके बाद एक प्रस्ताव पर दोनों की सहमति भी बन गई है और अब इस पर रूस की बात अमेरिका से होनी है। कल के पॉडकास्ट में दिलनवाज हमने इस पर चर्चा की थी कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच 30 दिनों के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर सहमति बनी है, लेकिन सवाल ये था कि क्या रूस जो है, पुतिन जो है, वो इस पर राजी होगा। और कल एक और घटना हुई है दिलनवाज। अमेरिका ने ये कहा है, जेद्दा में बातचीत के खत्म होने के तुरंत बाद अमेरिका ने ये कहा कि उसके प्रतिनिधि रूस के लिए रवाना होने वाले हैं ताकि युद्ध विराम की जो चर्चा है उसे आगे बढ़ाई जा सके। और ठीक इसके बीच पुतिन पहुंच गए हैं कुर्स्क। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनते हैं। हाँ, ये उनका हालिया बयान है। जी। We had a great success yesterday. We have a full ceasefire. राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं, कल का दिन हमारे लिए काफी सफल रहा था। जब युद्ध विराम होगा तब देखेंगे। अब गेंद रूस के पाले में है। फिलहाल के लिए दोनों पक्षों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। जब हम अभी बात कर रहे हैं, हमारे अधिकारी रूस जा रहे हैं। उम्मीद है कि युद्ध विराम पर वो रूस को राजी कर लेंगे और अगर ऐसा हो गया तो मुझे लगता है कि हम इस रक्त रंजित जंग को रोकने के 80% नज़दीक आ जाएंगे। और अब से कुछ देर पहले मैंने देखा न्यूज़ में ये बात आ चुकी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के जो विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ, वो मॉस्को पहुंच चुके हैं और अब ये अब जो है मुलाकात होने वाली है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। और स्टीव विटकॉफ, आपको याद होगा गजा का जो युद्ध विराम, जी, वो ये उसमें थे, मध्यस्थ थे और इससे और अमेरिका के जो दूत वहाँ पहुँच गए हैं। इसके बाद रशिया ने भी पुष्टि की है कि हाँ वो पहुँच गए हैं और उनकी बातचीत पुतिन के साथ काम करते हैं एक राजनयिक यूरी उशाकोव, जो अमेरिका
में रूस के राजदूत रहे हैं, उनके साथ उनकी बातचीत हो गई है। और इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अमेरिका के माइक वॉल्स, उनके साथ भी फोन पर बातचीत हुई है। तो राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दोनों के बीच हुई मुलाकात की पुष्टि की है और कहा है कि माइक वॉल्स और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो उन्हें अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं ताकि इस युद्धविराम के समझौते पर और चर्चा आगे बढ़ सके। Контакты уже были. Вчера был телефонный разговор Волса и Ушакова. ये दिमित्री पेस्कोव हैं जो बता रहे हैं दोनों पक्षों में बातचीत हुई है। कल यूरी उशाकोव और माइक वॉल्स ने फोन पर बात की। रूस को कुछ जानकारी दी गई है। आपको पता है कि युद्धविराम को लेकर हुई चर्चा के बाद माइक वॉल्स और रूबियो ने कहा था कि वो अलग अलग रास्तों के जरिए रूस को जानकारी देंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि रूस हरकत में है। द्विपक्षीय बातचीत के जरिए जानकारी मिलने के बाद हम उस स्थिति में होंगे कि अपने मनोस्थिति जो है बता सकें। जी, तो रूस ने एक तरह से दिलनवाजी साफ कर दिया है कि अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के लिए वो तैयार है और उसके बाद ही कुछ भी पुख्ता तौर पे कहा जा सकेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल अहम है दिलनवाज की, एक तरफ बातचीत को लेकर हलचल हो रही है और ठीक उसी वक्त एक अचानक दौरा कुर्स्क होता है और वहाँ से यूक्रेनी सेना को बाहर निकालने की बात होती है। इसे अगर कूटनीतिक भाषा में देखा जाए तो शो ऑफ स्ट्रेंथ कहा जाता है, यानी पुतिन एक तरफ बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ ताकत दिखा रहे हैं। चर्चा भी यही हो रही है कि ये पुतिन ऐसा करके आखिर क्या इशारा करना चाहते हैं, क्या वो अमेरिका को इशारा करना चाहते हैं। ये बता देना अहम है कि कुर्स्क ऐसा इलाका है जो पिछले 7 महीने से यूक्रेन की सेना के कब्जे में है और अमेरिकी अधिकारियों के वहां पहुंचने से ठीक पहले सैन्य पोशाक में जो है पुतिन पहुंचे हैं। जी, अब से कुछ देर पहले मैंने बात की डॉक्टर राजन कुमार से, जो दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रूसी और मध्य एशियन अध्ययन केंद्र के एसोसिएट प्रोफेसर। और मैंने उनसे यही पूछा दिलनवाज कि पुतिन किसे इशारा दे रहे हैं, अमेरिका को ये इशारा दे रहे हैं कि हमारे पास सैन्य ताकत है, या फिर यूक्रेन को ये बताना चाहते हैं कि हम आपका नुकसान अभी भी कर सकते हैं और अमेरिका हमारे साथ आ गया है। मेरे हिसाब से अभी सबसे जो मुख्य खतरा है रूस को लगता है कि अगर नेगोशिएशन और सीज फायर के सिचुएशन बनते हैं तो वैसे में रूस में का जो रीजन जो कि यूक्रेन अभी कब्जा कर रखा है, जो कर्स्क का रीजन है, तो वो शायद इसमें बार्गेनिंग हो सकता है कि यूक्रेन यह बोलेगा कि वह भी खाली नहीं करेगा। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है रूस की अभी कि जो कर्स्क का रीजन है जहाँ पे यूक्रेनियन फोर्सेस हैं उसको जल्दी से वहां से निकाला जाए ताकि वो निगोशिएशन सीज फायर के लिए कर सके, क्योंकि रूस को पता है कि ट्रम्प सरकार काफी दबाव बनाने वाली है और रूस को मना करना भी मुश्किल होगा अभी निगोशिएशन या सीज फायर पूरी तरह से। उसका कारण यह है कि अगर रूस मना करता है सीज फायर के लिए तो वहां पे जो पॉलिटिक्स है वो बदल सकता है। यह भी संभावना बन सकती है कि दूसरी ढंग की मदद जो है वह भी यूक्रेन को अमेरिका देने के कर सकती है। यह भी संभावना बन सकती है कि अमेरिका और भी ज्यादा मिलिट्री सप्लाई दे। तो वैसे में अगर नहीं निगोशिएशन या नहीं सीज फायर का कॉस्ट है ये काफी ज्यादा हो सकता है रूस के लिए। तो रूस तो निगोशिएशन के लिए तैयार है, लेकिन रूस कर्स्क रीजन को बार्गेनिंग चिप के रूप में यूक्रेन यूज करे इसके लिए तैयार नहीं है। और जो मुख्य एक अभी जो गए थे प्रेसिडेंट पुतिन वहां पे कर्स्क रीजन में, वो भी मिलिट्री ड्रेस में, मुझे लगता है कि एक तो मनोबल बढ़ाने की कोशिश हो रही है अब उनके जो फोर्सेस हैं कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि लगभग 1300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पहले यूक्रेन ने कब्जा कर रखा था, अभी लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास बताया जाता है कि अभी भी यूक्रेन के कब्जे में है। तो उनकी कोशिश यह है कि जल्दी से सैनिकों के मनोबल बढ़ा के वहां से कर्स्क रीजन से जो यूक्रेनी सैनिक हैं उनको वहां से निकाला जाए और यह भी मैसेज दिया जाए पश्चिमी देशों को कि हम कर्स्क रीजन पे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, वो रूस का क्षेत्र है और उस पे निगोशिएशन नहीं होगा। यानी एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि अगर युद्ध विराम पर बात बन गई तो हो सकता है कि इस पर बात बने कि जिसकी सेना जहां पर है वो वहीं पर रुके, उस इलाके को ना छोड़ें। जी बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना बनती है क्योंकि अभी जो बात हो रही है वो सीज फायर की और वो भी पार्शियल टेम्पररी सीज फायर की, यानी कि 1 महीने के जो युद्ध है उसको बंद करने को। अब वैसे में दिक्कत रूस के साथ यह है कि अगर वैसी स्थिति में बातचीत शुरू होती है तो जैसे यूक्रेन बोलेगा कि आप हमारे क्षेत्र से बाहर जाए
तो रूस भी बोलेगा कि मैं जो कर्स्क का रीजन है उसको उस पर यूक्रेन दबाव बनाए कि हम तभी जाएंगे जब आप दोनेत्स्क या लुहांस्क या क्राइमिया का एरिया से हम जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उसको उस सिचुएशन को रूस अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है ताकि कर्स्क का रीजन उनका बिल्कुल फ्री रहे, वहां पे यूक्रेन फोर्सेज नहीं हो। और अभी देखेंगे आप अटैक भी काफी बढ़ने की संभावना है उस क्षेत्र में, रशियन फोर्सेज का अटैक कर्स्क रीजन में यूक्रेन फोर्सेज पर। और अभी जब पुतिन गए हैं स्पीच, स्टीव विटकॉफ जो है वो पहुंच चुके हैं मॉस्को, तो पुतिन के पास उतना वक्त अब है नहीं। जी, लेकिन पुतिन मुझे लगता है कि अभी उनको लगता है कि अभी बातचीत चलेगी। बातचीत हो सकता है कि सप्ताह तक चले या जो नेगोशिएशन है वो लंबा चलेगा। वो उस समय को यूज करना चाहते हैं पुतिन कि उस समय में कम से कम उसको निकाल दिया जाए, जिससे कि कर्स्क रीजन को बार्गेनिंग चिप के रूप में जो यूक्रेनियन है वो नहीं यूज करता है। जी, और ये जो युद्ध विराम की बात चल रही है, युद्ध विराम को लेकर आपको क्या लगता है? चूंकि अब जो डिसाइसिव रोल है वो पुतिन का ही होने वाला है। देखिए, इसमें अभी जो नेगोशिएशंस हैं उसमें जो कुछ स्टेटमेंट आए थे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आए थे रूस की तरफ से कि रूस पार्शियल सीज़फायर नहीं करेगा। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? और खासकर जो उनके हार्ड लाइनर्स जो हैं वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको यह लगता है कि इस सीज़फायर का कहीं जो पश्चिमी देश हैं उसको एक तरह से रीबिल्ड यूक्रेनियन अपने फोर्सेस को ना करें, इसके लिए यूज नहीं किया जाए। दूसरा यह भी उनको लगता है कि अगर पार्शियल सीज़फायर कर तैयार हो जाए और उसके बाद कर्स्क का क्षेत्र उनके पास रह जाए तो वो भी एक डर है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सीज़फायर की पूरी संभावना है और रूस अभी जो भी ऑफर्स दिए गए हैं मुझे लगता है रूस के लिए काफी फेवरेबल है। इससे ज्यादा अच्छा सिचुएशन रूस को नहीं हो सकता था। जब उनको बोला जा रहा है कि यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप नहीं मिलेगा, यह भी बोला जा रहा है कि दोनेत्स्क और लुहांस्क का जो एरिया और क्राइमिया जो है वहां से रूस को नहीं खाली करवाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि रूस इसके लिए तैयार है। रूस का बस दो चीज के कारण अभी अटका हुआ है नेगोशिएशन और सीज़फायर। एक तो यह कि कर्स्क का रीजन यूक्रेन के पास है और दूसरा कि जो पश्चिमी देश हैं, खासकर यूरोपियन देश, वह वहां पे कुछ सैनिक भेजने की कोशिश कर रहे हैं पीस कीपिंग के नाम पे। और मुझे लगता है कि इस पे रूस नहीं तैयार होगा। लेकिन रूस के साथ दूसरी दिक्कत है, रूस को यह भी डर है कि अगर सीज़फायर नहीं होता है, युद्ध की स्थिति बदल जाती है और अगर अमेरिका फिर से यूक्रेन को सपोर्ट करने लगता है या फिर अब अगर मान लीजिए कि सीज़फायर नहीं हो और अमेरिका ऑफर कर दे यूक्रेन को कि हम नेटो का मेंबरशिप बना देंगे, तो रूस को यह भी डर है। तो पुतिन को उसके अचानक दौरे से क्या संदेश देना चाह रहे हैं, बता रहे थे डॉक्टर राजन कुमार। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की सेना ने कहा है कि देश के दक्षिण पश्चिमी इलाके में हाईजैक की गई ट्रेन में फंसे सैकड़ों लोगों को बचाने का अभियान पूरा हो चुका है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी चरमपंथियों ने मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था और अब सेना ने बताया है कि जाफर एक्सप्रेस, जिसमें करीब 440 लोग थे, उसे वहाँ से लोगों को बचा लिया गया है। और प्रवक्ता का ये कहना है, सेना के प्रवक्ता का ये कहना है कि 300 यात्रियों को बचाया गया है और अभियान में 33 चरमपंथी जो शामिल थे उन्हें मार दिया गया है। सबसे पहले सुनते हैं सेना के प्रवक्ता ने क्या कहा। दिस इंसिडेंट ऑफ जाफर एक्सप्रेस चेंजेस द रूल्स ऑफ द गेम। कल दोपहर 1:30 बजे जाफर एक्सप्रेस पर BLA के हमले के बाद शुरू होने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 1.5 दिन बाद खत्म हो गया है। ये बात DGISPR ने दुनिया न्यूज के प्रोग्राम में बात करते हुए कंफर्म की। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान फौज, एयरफोर्स और FC के इस मुश्तरका ऑपरेशन में तमाम मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया गया है। उनके मुताबिक इन हमला आवरों की तादाद 33 थी, जिनमें खुदकुश हमला आवर भी शामिल थे। उनका यह भी कहना था कि इस फाइनल ऑपरेशन में कोई भी यरगमाल मुसाफिर नहीं मारा गया और ऑपरेशन के खात्मे पर ये मुसाफिर मुख्तलिफ अतराफ में भागे। अब इन लोगों को इकट्ठा करके वापस लाया जा रहा है। इस फाइनल ऑपरेशन से पहले भी बहुत से मुसाफिर, जिनमें बुजुर्ग खवातीन और बच्चे ज़्यादा तादाद में शामिल थे, जाए वकुआ से पैदल नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, जहां से उन्हें ट्रेन पर कोयटा लाया गया था। जबकि कुछ ने बताया कि फायरिंग के तबादले के दौरान वो भागने में कामयाब हुए। कल ट्रेन पर हमले के बाद BLA की तरफ से जारी किए गए मुख्तलिफ बयानात में
इस बात का दावा किया गया था कि फौज से वक्तन फवक्तन झड़पों के दौरान मुतअद्दिद फौजी भी हलाक हुए। ताहम DGISPR ने अपने बयान में 4 FC एहलकारों की हलाकत को कंफर्म किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के मुताबिक इन मिलिटेंट्स का अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ मुसलसल राब्ता था। उनका यह भी मौक़िफ़ था कि जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले के बाद मुसाफिरों, हलाकतों और ऑपरेशन की दूसरी तफसीलात के बारे में मुसलसल प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो ये थे सेना के प्रवक्ता। वहीं बलूचिस्तान में अलगाववादियों के इस बड़े हमले ने पाकिस्तानी सेना के सामने नई चुनौतियां पैदा की हैं। इस घटना ने सेना को हैरान कर दिया है क्योंकि अलगाववादियों के इस कदम को, क्योंकि एक ट्रेन का हाईजैक होना था, इसे अप्रत्याशित बल्कि अभूतपूर्व भी माना जा रहा है। अब से कुछ देर पहले दिलनवाज पाशा ने बात की पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और बलूचिस्तान मामलों के जानकार अदनान आमिर से, और सबसे पहले उनसे यही समझने की कोशिश की कि ट्रेन हाईजैक की इस घटना के बाद बलूचिस्तान में हालात कितने बदल सकते हैं और पाकिस्तान की सेना के लिए किस तरह की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा वाकया है और ये पहली दफ़ा हुआ है बलोच इंसर्जेंसी की हिस्ट्री में या पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में कि इंसर्जेंट्स ने जो ट्रेन है उसको मुकम्मल तौर पे उसको टेक ओवर कर लिया है, उसको अपने काबू में कर लिए हैं और जो पैसेंजर्स हैं, मुसाफिर हैं, उनको यरगमाल बना लिया। तो इससे ये प्रूव होता है, इससे ये साबित होता है कि जो बलोच जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, जो कि एक अलहदगी की तहरीक है, वो अगले फेज में दाखिल हो चुकी है और वो काफ़ी ताकतवर हो चुकी है। तो जो हुकूमत के लिए भी ये एक चैलेंज है और हुकूमत भी अब जो है ना इसको उन्होंने कल जो हमारे DGISPR उन्होंने ऐलान किया है कि अब जो रूल्स ऑफ द गेम है वो चेंज हो गए। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि अब जिस तरीके से वो इन बलोच अलहदगी पसंदों से जिस तरीके से वो डील करते थे वो अब चेंज हो गया और उनके साथ ज़्यादा सख्ती से निपटेंगे। तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये सब के लिए एक जो है ना एक बहुत ही एक खतरे की अलामत है, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी और जो गवर्नमेंट के लिए भी। और इसके जो नतीजे में अब जो कुछ होगा तो उससे जो बलूचिस्तान के अंदर जो काउंटर इंसर्जेंसी है वो बढ़ेगी, तो जिससे और सियासी मसाइल भी जन्म ले सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि रूल ऑफ गेम चेंज हो जाएगा, तो किस तरीके के बदलाव वहां आ सकते हैं? क्या मिलिट्री एक्शन है वो और सख्त हो सकता है? क्योंकि जो तहरीक है बलोच की वो पहले से ही पाकिस्तान में प्रतिबंधित है, दुनिया के कई देश चरमपंथी संगठन मानते हैं उनको, तो जमीन पर इसका असर और तेजी से दिखेगा, ऐसा आप मानते हैं? जी बिल्कुल, जमीन पे, क्योंकि वो जो बलोच हल्दी तहरीक है वो तो बांग्लादेश की सेना के भीतर कथित टकराव मजबूत हो रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट जो करेगी तो वो जाहिर है कि मिलिट्री होंगे और जो लोगों पे जो सर्वेलेंस है वो भी बढ़ेगी और ये जो इनके जो अलहदगी पसंदों के जो एडर्स है, बेटर्स हैं, उनके फैसिलिटेटर्स हैं, जो सहूलतकार है, उनको भी टारगेट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक जामिया प्लान बनाया जा रहा है उस पे। तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट के लिए भी और इस तरह का जो प्लान है इसको सियासी तौर पे इसको डिफेंड करना, सियासी तौर पे इसको दिफा करना भी काफी मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं तो मेरे ख्याल से हुकूमत के पास कोई और चारा नहीं है कि वो इस तरफ जाए, इस डगर जाए। अच्छा, बलूचिस्तान में क्या रिएक्शन है इस घटनाक्रम के बाद? अगर जमीनी स्तर पर कुछ नजर आ रहा हो, लोग कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, बलूचिस्तान में तो एक सोगवार सा एक माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग थे, वो जो अगवाओं हैं उनकी जो वीडियोस आ रही हैं, जिस तरह से वो उनके लिए परेशान थे, तो जो आम लोग हैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हैं और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोगों के अंदर तो एक गम गुस्सा पाया जाता है कि इसको नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगेन एक बलूचिस्तान में आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल है और कॉन्फ्लिक्ट में तो इस तरह की जो आप समझें कि जो ह्यूमन राइट्स हैं या जो रैशनैलिटी है वो तो बिल्कुल पीछे हट जाती है। तो आम लोगों के अंदर तो बिल्कुल इस पे गम और गुस्सा है, लेकिन जो मिलिटेंट्स हैं वो ज़ाहिर इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये जंग है और जंग में जायज़। अच्छा, बलूचिस्तान के बारे में बहुत से लोग बहुत अधिक नहीं जानते हैं। ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है बलूचिस्तान के बारे में, वहाँ चल रही इंसर्जेंसी के बारे में, उन्हें अगर समझाना हो कि ये कितना बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान में और बलूचिस्तान इतना अहम क्यों है? जी बिल्कुल, असल में बलूचिस्तान अहम इस वजह से है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और रकबे के लिहाज से ये तकरीबन
43% बनता है पूरे पाकिस्तान का। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की ज्यादा कोस्ट लाइन है वो भी यहाँ लगती है, और पाकिस्तान के जो कुदरती वसाइल हैं वो भी ज्यादातर यहीं बलूचिस्तान में होते हैं। तो बलूचिस्तान का जो महलो वकू है, इसके जो ज़खायर हैं कुदरती, तो वो उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है। अभी आज से नहीं, 1948 से, जिस वक्त तकसीम के 1 साल बाद से ही बलूचिस्तान का मसला चला आ रहा है, और जो बलूचिस्तान के सियासी लीडरान हैं वो कहते हैं कि हमें ये हक नहीं मिल रहा कि हम जो है ना अपने सूबे पे हुकूमत कर सकें, और जो हमारे जो वो कहते हैं साइल और वसाइल के फैसले हम खुद कर सकें। तो ये मुख्तलिफ उसकी जो है ना इंसर्जेंसीज चली हैं, मुख्तलिफ अलहदगी की तहरीकें तो नहीं, मुख्तलिफ बगावतें हुई हैं सन 48 से लेके अब तक। और जो आखिरी बगावत है वो 2004-5 से स्टार्ट हुई है, जो कि अभी चल रही है। पहले जो जितनी थी वो एक खास महदूद कुछ अजला बांग्लादेश की फैली हुई थी, लेकिन ये इसका दायरा तकरीबन पूरे बलूचिस्तान के उन सारे इलाकों में फैल चुका है जहाँ पे बलोच बसते हैं। तो इस वजह से इसका दायरा कार बहुत वसी है, और ये इसीलिए पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि एक तरफ तो वो जो नॉर्थ में जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है, वहाँ पे जो पाकिस्तानी तालिबान है उनके रोज अटैक्स हो रहे हैं, और बलूचिस्तान में ये जो बलोच अस्करियत पसंद है, अलहदगी पसंद है, इनके अटैक्स हो रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसमें इसी वजह से काफी प्रेशर में है कि वो रिएक्ट करें और इस मसले को सॉल्व करें। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार अदनान आमिर, जो बता रहे थे कि बलूचिस्तान का ये इलाका पाकिस्तान सरकार के लिए सिरदर्द क्यों बना हुआ है। और अब वक्त है साप्ताहिक पेशकश फिर जिंदगी का। दिलनवाज, कभी आपने सोचा कि गैस स्टोव, माइक्रोवेव या इंडक्शन स्टोव किसके लिए कौन सा बर्तन सही है? और क्या नॉन स्टिक का इस्तेमाल सेफ है? बर्तन खरीदते हैं अक्सर जिन बातों का ध्यान रखा जाता है वो है बर्तन का वजन, उसके नीचे का हिस्सा कैसा है, वो कितनी जल्दी गर्म होगा, और उसमें जंग तो नहीं लगेगी। लेकिन क्या एक कदम आगे बढ़कर ये भी सोचते हैं कि सेहत के लिए आपकी कौन सा बर्तन सही है? तो फिर जिंदगी में यही बता रही हैं BBC संवाददाता सुमिरन प्रीत। बांग्लादेश आजकल फूड ब्लॉग्स का जमाना है, इंस्टा रील्स का जमाना है। तो ऐसा होता है ना कि कभी कुछ बनता हुआ देखा इंटरनेट पर और सोचा कि आज हम भी वही बनाएं। आप रेसिपी के बारे में सोचते हैं, इंग्रेडिएंट्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन उस फूड आइटम के लिए कौन सा यूटेंसिल सही है ये सोचा है, और कौन सा हेल्दी है ये सोचा है? जब आप कहीं बाहर कोई बर्तन खरीदने जाते हैं तो ये देखते हैं कि उसका वजन कितना है, उसमें क्या खाना बनना है, कितनी जल्दी साफ होगा, जल्दी टूटेगा तो नहीं, जंग तो नहीं लगेगा। लेकिन ये भी सोचिए कि आपकी हेल्थ के लिए कौन सा यूटेंसिल सही है। सबसे पहले बात गैस स्टोव की। गैस स्टोव पर लोग एल्यूमिनियम, लोहा, स्टील और नॉन स्टिक इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बात आती है ड्यूरेबिलिटी की और हीट कंडक्शन की। ज्यादातर एल्यूमिनियम और कॉपर के बर्तन अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट के, लेकिन ये कम ड्यूरेबल हो सकते हैं। जहाँ तक आयरन की बात है तो वो सालों तक चलते हैं, बहुत टिकाऊ होते हैं। एक बार गर्म होने के बाद वो गर्मी को स्टोर करके रखते हैं, लेकिन ये बहुत भारी हो सकते हैं और इसमें जंग लग सकता है, जिससे बचने के लिए लोग इसे तेल लगा कर रखते हैं। जहाँ तक स्टेनलेस स्टील की बात है तो वो सबसे ज्यादा टिकाऊ है, उसमें जंग नहीं लगता है, निशान आसानी से नहीं लगता है और वो बहुत टिकाऊ है। अब बात इन बर्तनों में बनने वाले खाने की। जब हम खाना बनाते हैं तो कई बार हो सकता है कि कुछ मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, लोहा, पीतल, तांबा डाइल्यूट होकर खाने में मिल सकता है। खट्टा खाना जैसे कि अचार, चटनी, सांबर, सॉस जैसे एसिडिक फूड्स एल्यूमिनियम, लोहे और बिना लाइन वाले पीतल या तांबे के बर्तन में खराब हो सकते हैं। अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो स्टील आमतौर पर खाना पकाने के लिए सुरक्षित माना जाता है। ये रिश्ता नहीं है। एसिडिक या अल्कलाइन फूड्स यानी खट्टी चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करता। और बता रही हैं लेडी इरविन कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा। हेवी बेस वाला स्टील का यूटेंसिल बहुत आइडियल है हमारी इंडियन कुकिंग के लिए। जंग को रेजिस्ट करने वाली प्रॉपर्टीज हैं वो उसके अलॉय होने से होती हैं। इट्स अ मिक्स ऑफ आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकल, मॉलिब्डेनम एक्सेट्रा। कास्ट आयरन की पैन भी एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें ध्यान रखना ये पड़ेगा हल्का सा लेयर आपको एडिबल ऑयल की या सरसों के तेल की उस पर लगा के रखनी पड़ेगी, नहीं तो उस पर जंग आ जाएगा। अब बात दूसरे कुकिंग मेथड की यानी माइक्रोवेव की।
बेहतर होगा अगर आप माइक्रोवेव में कांच या माइक्रोवेव सेफ बर्तनों का इस्तेमाल करें, सेरेमिक यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक के यूज से परहेज करें। अब बात लास्ट कुकिंग मेथड की यानी इंडक्शन स्टोव की। क्योंकि इनका कुकिंग सरफेस फ्लैट होता है तो ज्यादातर फ्लैट बॉटम यूटेंसिल ही लेने चाहिए। यूटेंसिल्स की बात यहाँ खत्म नहीं होती है। आजकल चलन में है मिट्टी के बर्तन या अर्दन पॉट्स। अब कई लोग नॉनस्टिक भी यूज करते हैं, लेकिन टेफलॉन की कोटिंग की वजह से उसे ज्यादा देर तक गर्म आंच पर ना रखिए। हल्के से स्क्रैच पड़ने पर भी उसे रिप्लेस कीजिए। वैसे आजकल उसके यूजेज पर क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो खाना क्या बनाना है, इससे पहले ये भी तय कर लीजिए कि खाना किस में बनाना है। हैप्पी कुकिंग, सेफ कुकिंग। तो आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात कल यानी शुक्रवार को होगी। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट के साथ। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। मुझे और दिलनवाज को इजाजत दीजिए। नमस्कार।